हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूएक्सआईएस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 30 दिनों में पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। और इसी कड़ी में हमने अब तक फंडामेंटल राइट्स तक का पार्ट कवर कर लिया है। और आज हम इस वीडियो में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को कंप्लीटली कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है क्या, ये कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या है, हमें इसका इम्पोर्टेंस कैसे देखना है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सब चीज इसमें डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारत है, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसको और उससे रिलेटेड अदर ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना है वाइल मेकिंग द पॉलिसी। यानी कि जब संसद में कोई कानून बनता है तो किन बातों को ध्यान में रख करके कानून को बनाया जाना चाहिए, इन सब के लिए एक डायरेक्टिव्स दिए गए हैं जो संविधान में ही इनकॉर्पोरेट किए गए हैं बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। उसी को कहा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। यानी कि स्टेट जब भी अपनी कोई पॉलिसी बनाएगा, उनको किन किन सिद्धांतों के बारे में ध्यान में रख करके, किन किन चीजों को ध्यान में रख करके अपनी पॉलिसी को फ्रेम करना है, उसी को कहा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब ये बात आती है कि ये कहां से आया था। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इट इज इंस्पायर्ड, जो कि अपने आप में स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड था। और वहां से हमने कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने इसको लिया है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि भारत में इसका मतलब पहले कब जिक्र हुआ था, तो आपको जैसे पता होगा, एक बनी थी हमारे यहाँ सप्रू कमेटी। ठीक है, सप्रू कमेटी बनी थी। इस कमेटी ने कुछ सुझाव दिए थे कि देर आर टू काइंड्स ऑफ राइट्स होने चाहिए जो कि हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट करे जाने चाहिए। उनमें से एक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक हमारा हो गया फंडामेंटल राइट्स जिसको हमने कवर कर लिया है। और एक था हमारा डीपीएसपी। यानी कि सप्रू कमेटी ने ये नहीं कहा था कि कौन कौन से राइट्स ऐड करने चाहिए, बट सप्रू कमेटी ने कहा था कि दो तरह से आप राइट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। पहला जो कि जस्टिसिएबल होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं फंडामेंटल राइट जो है जस्टिसिएबल इन नेचर है। और दूसरा नॉन जस्टिसिएबल होगा, यानी कि हमारा डीपीएस। नॉन जस्टिसिएबल मतलब कि आप डायरेक्टली इसको एनफोर्स नहीं करा सकते कोर्ट में जाकर के। यानी कि कोई भी व्यक्ति कल को कोर्ट नहीं जा सकता कि डीपीएसपी आप लागू कर दो। बट बाय द टाइम गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स किए हैं, बहुत सारे ऐसे कानून लाए हैं जहां से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डीपीएसपी एनफोर्स हुआ है, जिसे हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आपको यह समझना है कि जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल में डीपीएसपी को नॉन जस्टिसिएबल क्यों रखा गया और फंडामेंटल राइट को क्यों जस्टिसिएबल रखा। तो सबसे पहले आप ये समझो, जब हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम पे जो मोरली और जो पॉसिबल, यानी कि प्रैक्टिकली जिसको हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल था, उन सब राइट्स को एनफोर्स कराया गया फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। लेकिन जिस राइट्स को हम उस समय उठा नहीं सकते थे, यानी कि इकोनॉमिकली या सोशली, उन सबको हमने डीपीएसपी का पार्ट रख दिया। यानी कि बाय द टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ग्रेजुअली जो भारत है, जो स्टेट है, वो धीरे धीरे इसको इनकॉर्पोरेट करके इंप्लीमेंट करेगा। और इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। ठीक है, इसका एम क्या है? तो एम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करता है, वेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है सोशियो और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करता है। और इसका नेचर, जैसा कि मैंने अभी बताया, इट इज अ नॉन जस्टिसिएबल, बट याद रखना, इट इज अ मोरली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ये किसका पार्ट है? गवर्नमेंट का पार्ट है। यानी कि कल को कोई भी गवर्नमेंट हो सेंटर में, उसको ये उसका मोरल ऑब्लिगेशन है कि वो जब भी कानून बनाएगी, जब भी कोई भी पॉलिसी बनाएगी, उसको डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसीज बनानी होंगी। ठीक है, याद रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है, उसको हम समझते हैं। चलो, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, फीचर्स में हम सबसे पहले हम समझते हैं। रुको, मैं ब्लैक बोर्ड में समझा देता हूँ इसको। ये, तो इसके फीचर्स की बात करते हैं कि इसमें फीचर्स क्या क्या लिए गए हैं। ठीक है, फीचर्स की अगर मैं बात करूं, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये आयरिस आयरिस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, जो कि अपने आप में स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड। सेकंड अगर बात करें,
तो इट पुट्स द लिमिटेशन, ठीक है, इट पुट्स द लिमिटेशन ऑन आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर्स ऑफ whom, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की आर्बिट्ररी एक्सरसाइज को करने से लिमिटेशन पुट करता है। और वह ऐसा क्यों होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब आप कोई भी पॉलिसी फ्रेम करेंगे तो उस टाइम आपको क्या ध्यान में रख करके पॉलिसी फ्रेम करना है कि हमारे डीपीएसपी से वो मेल खाता हो, ताकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लिख करके दिया है उसका इम्प्लीमेंटेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आराम से हो सके। तीसरा अगर इसकी बात करूं तो ये सोशियो और इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करता है, ठीक है, ये याद रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि इसे जो है किस पार्ट में हमारे संविधान में रखा गया है, तो ये हमारे संविधान के पार्ट 4 में इसको रखा गया है। और आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल 36 से 51 तक हमारे डीपीएसपी की बात की गई है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स तो हमने देख लिए थे, अब हम बात कर रहे हैं डीपीएसपी के। डीपीएसपी में स्पेशली हमें ये देखना है कि इसे 3 तरीके से क्लासिफाई करके हम इसको समझ सकते हैं कि हमारे ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये किस मॉडल को प्रमोट करते हैं। जैसा पहला आता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जैसे कि वेलफेयर स्टेट, आर्टिकल 38 39, अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। इसे हम 3 तरह से देख सकते हैं। पहला सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल जो कि गांधी जी की फिलोसफी को प्रमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 40, यानी कि पंचायती राज की बात कर रहा है जो आर्टिकल 43। ऐसे ही तीसरा है लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, जैसे जिससे फॉर एग्जांपल जो हमारा यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसकी बात करें आर्टिकल 44, है ना, इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने के लिए 51 की बात की गई है। तो ये सारी चीजें जो हैं इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई करके हम देख सकते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारे मेंस में अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आता है जहां पे आपको ऐसे रिलेट करना होगा, तो वहां पे आपको समझना होगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीपीएसपी, ठीक है। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे। जैसे पहला पहला क्या है, सोशल बेनिफिट्स। इससे क्या मतलब होता है, सोशल बेनिफिट से मतलब ये होगा सोशल बेनिफिट से मतलब ये होगा कि क्रिएटिंग इक्वल एंड सोशलिस्ट सोसाइटी to provide a standard of life to every human being of the country, यानी कि एक हम सोशल लेवल का एक प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराएंगे जहां पे सबको एक समान जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो मिल सके, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा होता है गवर्नेंस। देखो जब भी हम बात करेंगे गवर्नेंस की, ठीक है, गवर्नेंस में जब हम फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स, ऑलरेडी वो हो चुका है, जस्टिसेबल हम जानते हैं। उसी के लिए में जब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट को प्रमोट करते हैं तो वहां पे हमारी गवर्नेंस भी ईज होती है। व्हाई? बिकॉज ये इंप्लीमेंट करती है द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। इसलिए गवर्नेंस पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी। तीसरा अगर बात करें कि व्हाट इज द लीगल इंपॉर्टेंस और ऑफ द डीपीएसपी, तो इसके लिए अगर हम बात करें तो ये रेस्ट्रिक्ट करता है लेजिस्लेटिव पावर्स को। कौन सी लेजिस्लेटिव पावर्स? संसद की पावर्स को। क्यों? क्योंकि वो आर्बिट्ररी तरीके से गवर्नमेंट की आर्बिट्ररीनेस को नहीं प्रमोट कर सकता। उसके लिए वो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, और वो गाइडलाइन कहां से मिलती है? तो हमारी इसी डीपीएसपी से मिलती है। एंड दैट्स व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ द गवर्नमेंट और द गवर्नेंस ऑल्सो, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन जो है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, इसमें हमारा क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती हैं। तो डीपीएसपी आर द फोर फ्रंट रनर्स, या जी फोर रनर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट टू डेवलपमेंट। इससे हम ये समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को भी को लिहाज में रखते हुए भी हम ये समझ सकते हैं कि इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। ये हमारा जो हमने अभी समझा कि व्हाई इट इज एन इम्पोर्टेंट टू रीड, व्हाई इट इज एन इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंड व्हाट डज मीन द यूपी सॉरी डीपीएसपी सेज, है ना। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान से समझना है। बात करते हैं कि करके कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51, 36 से 51 में क्या क्या चीजें दी गई हैं उसको हम समझेंगे। फिर बाद में हम इसका क्रिटिसिज्म भी देखेंगे, और फिर एक तुलनात्मक तौर से ये भी समझेंगे कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये समझो कि आर्टिकल 36 में दिया क्या गया है। आर्टिकल एक सेकंड, आर्टिकल 36 में दिया गया है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि पार्ट 4 के लिए
स्टेट की डिफिनेशन क्या होगी, वो कहां पे दी हुई है, आर्टिकल 36 में दी गई है। यानी कि उसमें ये लिखा गया है कि अनलेस कंटेक्स्ट अदरवाइज, मतलब कि अदरवाइज को छोड़ के, मतलब कि जब तक इसको ना कहा जाए उसके लिए, अनलेस कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज इन द पार्ट 3। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में आर्टिकल 12 में दिया गया था, सेम चीज आर्टिकल 36 में भी अप्लाई होगी, अनलेस कंटेक्स्ट अदरवाइज। ठीक है, याद रहेगा। आर्टिकल 37 की बात करते हैं। 37 में क्या लिखा गया है, तो 37 में यह लिखा गया है कि एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस। यानी कि आर्टिकल 37 कहता है कि वाइल मेकिंग द लॉज, स्टेट हैज टू गिव इंपॉर्टेंस टू डीपीएसपी। यानी कि जब भी कोई नियम बनाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा, स्टेट को इंपॉर्टेंस या तरजीह देनी होगी किसे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को। बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 39 की, यानी कि 38 और 39। देखो, मैंने इसको सोशलिस्ट और हमारा गांधीयन और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिवाइड करा है, तो हो सकता है कि इसकी क्रोनोलॉजी आगे पीछे हो सकती है, बट हमें आपको समझना है कि प्रिंसिपल कहां से रिलेट होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 38, हमने 36 जाना, 37 जाना। अब हम समझेंगे कि आर्टिकल 38 क्या कहता है। आर्टिकल 38 कहता है कि स्टेट, मतलब स्टेट हैज टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये याद रखना। यानी कि स्टेट को वेलफेयर स्टेट, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि क्या इंडिया वेलफेयर स्टेट है और क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी वैलिडिटी इसको दी है कि नहीं दी है, तो आप कह सकते हैं कि यस, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 38 इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। वाई, बिकॉज इसमें साफ साफ लिखा है कि स्टेट हैज टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। बात समझ में आई। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 39 की। आर्टिकल नंबर 39 कहता है दैट सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। यानी कि जब स्टेट कोई कानून बनाएगा, उसमें इन प्रिंसिपल्स को उसे ध्यान में रख करके उसे बनाना होगा। कौन कौन सी चीजें वो आती हैं, तो हम उसको समझेंगे। ठीक है, पहला, इक्वल राइट टू एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। दूसरा कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ टू सबवेयर द कॉमन गुड्स। तीसरा कहता है प्रिवेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड women। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स एंड चाइल्डहुड एंड यूथ नॉट टू बी अब्यूज्ड। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके आर्टिकल 39 को प्रमोट करना है व्हेन द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू और मेकिंग टू एनी काइंड ऑफ लॉ विच इज वेलफेयर इन नेचर, वेलफेयर ऑफ द पीपल, जहां पे वो प्रमोट होगा उस समय ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसको कैसे कैसे बाय द टाइम गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है उसे भी हम आगे समझेंगे। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 39 की। 39 में कैपिटल ए, देखो जब भी ये याद रखना कि जब भी कैपिटल ए जोड़ा जाता है, या कैपिटल, यानी कि कैपिटल ए की बात नहीं कर रहा हूं, सॉरी, कैपिटल में जब भी कोई आर्टिकल के आगे कोई वर्ड लगा हो, तो ये याद रखो वो अमेंडमेंट के थ्रू ही आया है। यानी कि अगर 39 कैपिटल ए है, तो ये अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। यहाँ पे पी भी हो सकता है, तो वो भी अमेंडमेंट से होगा। जैसे ये देखो आर्टिकल 43 ए, ये भी अमेंडमेंट से आया है। बात समझ में आई। तो आर्टिकल नंबर 39 कैपिटल ए कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो ये याद रखना, इसमें ये कहा गया है कि फ्री लीगल एड फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैज टू बी प्रोवाइडेड। बट ये कौन सा लीगल एड होगा, फॉर द क्रिमिनल केसेस ओनली, ये याद रखना। और इसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक हमारा जो जजमेंट आया था, नालसा, नालसा जजमेंट आया था 1987 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया कि जो क्रिमिनल केसेस हैं, सिर्फ उसमें इक्वल जस्टिस फॉर लीगल, मतलब फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराई जाएगी गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, ये याद रहेगा। और ये कब ऐड किया गया था, तो ये याद रखना, ये ऐड किया गया था हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने जब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहा जाता है, जब अमेंडमेंट किया था, उसमें ये ऐड किया गया था। इस अमेंडमेंट को भी हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अब आर्टिकल 41 क्या कहता है, ये समझो। ये याद रखना, हम सब सोशलिस्ट प्रिंसिपल को अभी देख रहे हैं कि कहाँ पे ये प्रोवाइड कराया गया है हमारे संविधान के डीपीएसपी वाले पार्ट में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 41 कहता है कि राइट टू वर्क, टू एजुकेशन
एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। ठीक है, और ये कहां कहां से प्रोवाइड कराया जा रहा है इसे भी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। आर्टिकल 42 इसी प्रकार कह रहा है कि प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ हमें हमें दिया जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैटरनिटी रिलीफ से भी जुड़ा कानून भारत सरकार ने बनाया था। तो वो सारी चीजें किसे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्फोर्स कर रही है, इसी डायरेक्ट इन्हीं सारे डीपीएसपीस को कहीं ना कहीं वो प्रमोट कर रहा है, उसे इम्प्लीमेंट कर रहा है थ्रू वेरियस सेपरेट लॉज। ठीक है, आर्टिकल 43 कहता है कि लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशियो एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ में आर्टिकल 43 कैपिटल ए, देखो ये भी जो है ये जोड़ा गया है पार्ट से, मतलब कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये जोड़ा गया है। तो अब हमें ये याद रखना होगा कि जो आर्टिकल 43 कैपिटल ए है ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया था कि पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। देखो ये जो अमेंडमेंट्स आए हैं ना, इनको आप याद रख लेना, क्योंकि बहुत बारी जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं या हो सकता है कि आप किसी भी यूपीएससी प्रीवाई च्यूज लगाएंगे, उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन कौन से अमेंडमेंट से कौन सी चीजें ऐड की गई हैं। बहुत पुराने समय में ये पूछा गया था, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए इन जनरल भी। ठीक, आर्टिकल 47 अगेन दिस इज ऑल्सो द सोशलिस्ट प्रिंसिपल को प्रमोट कर रहा है, जिसमें कहा गया है ड्यूटी ऑफ द इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। ठीक है, याद रहेगा। बात करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल की। देखो हमने सोशलिस्ट प्रिंसिपल कवर किया, फिर गांधीयन प्रिंसिपल कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे देखेंगे कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे अमेंड हुई हैं, किसे कैसे कैसे हमने इसे प्रमोट किया है। ठीक है, अब बात करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल की। तो गांधीयन प्रिंसिपल में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत। और हम सभी जानते हैं कि विलेज पंचायत में जब हमारे जो 72 और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो उससे इसे इंप्लीमेंट भी कराया गया है। आर्टिकल 43 कहा गया कहता है कि प्रमोशन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री। देखो इसको कुछ नहीं, इसको आप एक बार आराम से देखोगे, आराम से पढ़ोगे, ध्यान से समझ के पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार याद जरूर कर लेना, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराई गई है। कभी कभी ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आर्टिकल 46 कहता है कि प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। याद रखना क्या लिखा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। ठीक है, एससी एसटी एंड अदर वीकर सेक्शन, ये लिखा गया है आर्टिकल 46। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इसको आप रिलेट कर सकते हैं आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 से। ठीक है ना, अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 47। इट इज टॉकिंग अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स टू इंजूरियस टू हेल्थ। देखो गांधीयन प्रिंसिपल क्यों है, क्योंकि गांधी जी हमेशा अल्कोहल के अगेंस्ट में थे, और उसी को इस आर्टिकल के थ्रू कहा गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब कभी भी हमारी शराब जो लिकर पॉलिसी होती है कई कई, जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात में और बिहार में शराब बैन है, तो वो सभी चीजें जो हो रही हैं वो इसी प्रिंसिपल को, इसी आर्टिकल को एनफोर्स कराई जा रही हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, तो वो भी करना सही है लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली भी। आर्टिकल 48 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काउज। देखो जो कहा गया है ना कि हमारे यहाँ काउस को स्लॉटर नहीं किया जाएगा, उनका कत्ल नहीं किया जाएगा, और उनके काफ यानी उनके बछड़ों को नहीं किया जाएगा, उनको नहीं मारा जाएगा, वो इसी आर्टिकल से लिया गया है। ठीक, अब बात करते हैं जो हमारा लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है उसकी बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 44 कहता है, आर्टिकल नंबर 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। एंड आर्टिकल नंबर 45 कहता है कि प्रोविजन फॉर द अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन एंड बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। ये याद रहेगा। आर्टिकल नंबर 48 कहता है कि प्रोटेक्शन एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड द सेफ गार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल नंबर 49 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड द प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 50 कहता है कि सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हर बार पूछ लिया जाता है कि सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव कहां पे लिखा गया है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 50 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्लियरली मेंशन दैट देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट।
एंड द 51 कहता है द प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जहां पे भारत का काम होगा टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशंस एंड फॉस्टर द रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉज ट्रीटी, जो भी हम यूएन और अदर बॉडीज की ट्रीटीज को फॉलो करते हैं वो इसी को फॉलो करने के लिए हम ये करते हैं। साथ में एनकरेज करेगा सेटलमेंट फॉर द इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय द आर्बिट्रेशन, यानी कि जो इंडिया की पॉलिसी रही है कि कोई भी जो डिस्प्यूट है उसका एक ही सॉल्यूशन है, टेबल टॉक्स एंड डिप्लोमेसी। War is not the solution, as our honorable prime minister has said recently, that war is not a solution to any kind of crisis or any kind of dispute. Only the dialogue and diplomacy is the key. And वो कहाँ से हमें उसकी प्रेरणा मिल रही है, उसकी गाइडलाइंस मिल रही है, तो याद रखना है वो हमें मिल रही है आर्टिकल नंबर 51 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से, जहां पे लिखा गया है कि हम सदैव उसको एनकरेज करेंगे जहां पे कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के थ्रू की कवर की जाएगी, ना कि मतलब लड़ाइयों के थ्रू, वॉर के थ्रू। ठीक है, बात करते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो जैसा मैंने पहले ही बताया, ये मोरल कंपास है गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए, यानी कि गवर्नमेंट की ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब भी कोई भी कानून बनाएंगे आपको इस बात का याद ध्यान रखना होगा। साथ में इट इज यूज्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, यानी कि जब कभी कोई भी डिस्प्यूट होता है फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, वो बात अलग है कि सरकार मतलब जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स है, वो फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेल करती हैं बिकॉज दैट इज जस्टिसेबल इन नेचर। बट ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जब भी बैठती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए डीपीएसपी को भी भरपूर यूज किया जाता है। वाई? बिकॉज ये हमको एक गाइड प्रोवाइड करता है कि व्हाट वाज हमारे जो हमारे व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हमारे चाहते थे, जो हमारे आगे चलकर हमें उनको एनफोर्स कराना चाहिए। साथ में ये बेसिस बनता है प्रोग्रेसिव लॉ। फॉर एग्जांपल जो मनरेगा है, राइट टू वर्क और राइट टू एजुकेशन, यानी कि राइट टू एजुकेशन जो हमारा आर्टिकल 21 ए ऐड किया गया था, वो भी इसी सब को एनफोर्स करा रहा है। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो हमें याद रखना है। साथ में कुछ इसकी इन लिमिटेशंस भी, ऑब्वियसली हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अगर कुछ सिग्निफिकेंस है तो कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशंस भी होंगी, जो इश्यूज भी होंगे, जैसा कि ये नॉन एनफोर्सेबल इन कोर्ट है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, मैं और आप कल को मुंह उठा करके नहीं जा सकते एक सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास कि नहीं भाई आप हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को एनफोर्स कर दीजिए, यानी कि उसको अप्लाई कर दीजिए। नहीं कर सकते ऐसा। वाई? बिकॉज ये जो इसका नेचर है वो नॉन एनफोर्सेबल है, यानी कि सरकार करना चाहे तो करेगी किसी कानून के थ्रू। हाँ, हालांकि ये याद रखना है कि जब सरकार काम करेगी, कानून बनाएगी, तो उसको ये चीजें ध्यान में रखनी है, लेकिन ऐसा सरकार करने के लिए बाध्य नहीं है कि उसको इन्फोर्स कराया ही जाए। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड अब तक लागू नहीं हुआ है सेंट्रल लेवल पे, कई स्टेट्स में लागू किया जा चुका है जैसे गोवा और अब उत्तराखंड में भी, लेकिन सेंट्रल लेवल में नहीं किया गया है। तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या नहीं जा सकते कि सरकार को ये करना चाहिए। ठीक है, यहाँ यहाँ तक आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। बात करते हैं ऑफन इग्नोर ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। अब ये जो ये लाइन लिखी है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि ज्यादातर इन चीजों को हमारी जो सरकार रही है वो अवॉइड करती है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। फॉर एग्जांपल जब भी बहुत सारी सरकारें आई हैं, पॉलिटिकल विल यानी कि पॉलिटिकल उनका जो वोट बैंक की राजनीति जिसको कहा जाता है, उसके चक्कर में फॉर एग्जांपल वही फिर आर्टिकल 44 को इंप्लीमेंट नहीं किया गया अपने अपनी पॉलिटिकल रीजंस के कारण। तो इसलिए भी इसका ये एक लिमिटेशन पार्ट ऐड होता है। कंफ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स, ऑफ कोर्स 31 सी कंट्रोवर्सी हम अभी आगे देखेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि हमेशा थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में कंफ्लिक्ट का भी पार्ट बनता है। हालांकि जहां पे ऐसा सिचुएशन आता है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे ओवर दी डीपीएसपी। ठीक। अब इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे ग्रैनविल ऑस्टिन जी ने कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है, इट इज कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये अंतर आत्मा है संविधान की, और ये एक जस्ट और ह्यूमेन सोसाइटी की स्थापना करता है, यानी कि न्यायपूर्ण और मानवीय समाज की स्थापना करता है। कौन? हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है कि कौन-कौन से अमेंडमेंट से कौन-कौन सी चीजें ऐड करी गई है, यानी कि अब तक हमारे संविधान में जो हमारा डीपीएसपी है उसमें कई सारे पॉइंट्स बहुत सारे संविधान संशोधन से भी ऐड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ 1976 में, उसमें 39 एफ, 39 ए, 43 ए, 48
ए जोड़ा गया। इसमें क्या था? जस्टिस, एनवायरमेंट, चाइल्ड वेलफेयर, वर्कर पार्टिसिपेशन जो हमने अभी देखा, ये सारी चीजें इस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट करके ऐड करी गई हैं बाय द टाइम, यानी कि 1976 में। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल जो 1978 में हुआ, आफ्टर इंदिरा गांधी की जब सरकार चली गई, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है, उसने क्या किया? 38 सब क्लॉज 2 जोड़ा। इसमें लिखा कि जो आपका ये सोशल सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी जो प्रोवाइड कराई जाएगी, तो वो कहां से आई? वो इसी अमेंडमेंट से ऐड करी गई थी। फिर आता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, यानी कि हमारे अटल जी की सरकार के टाइम 45th कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड किया गया, यानी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसी एक्ट से आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया था, राइट टू एजुकेशन। और उसमें जो 14th ईयर ऑफ एज की जो लिमिट थी, उसको हमने यहाँ पे ये आर्टिकल को डिलीट ना करके इसी में 0 to 6 एज कर करके अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का प्रावधान बना दिया, यानी कि 0 to 6 एज की भी हमने फिक्र की है इसी अमेंडमेंट के थ्रू। वो कहाँ पे है? वो आर्टिकल 45 में है, यानी कि हमारे डीपीएसपी का ही पार्ट है। तो आता है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2011 में हुआ था। इसमें 43 बी को जोड़ा गया, यानी कि हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में जो हमने एक एम्पावरिंग स्टेप लिया है, उसको भी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। कौन से एक्ट के थ्रू? तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 में 43 बी जोड़ करके हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड कराया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, बात करते हैं कि कैसे कैसे बाय द टाइम हमने कौन कौन से लॉज के थ्रू हमने इन डीपीएसपीस को लॉ मतलब इन्फोर्स कराया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए, आपकी नॉलेज में ये सारी चीजें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये सारे एक्ट्स को आप अपने मेंस के आंसर में एज अ एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी क्या कहता है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड प्रिवेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ। ठीक है, बात समझ में आई? इसको हमने कौन कौन से कानून से बाय द टाइम एनफोर्स कराया है, वो समझना होगा। पहला आता है लैंड सीलिंग एक्ट। इसमें हमने क्या किया कि लैंड ओनरशिप को लिमिटेड कर दी, ताकि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ है, जो कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले जमींदारी प्रथा थी, तो बहुत सारे बड़े बड़े किसानों के पास या जमींदारों के पास जो उनके मतलब एंसेस्टर्स ने देकर रखी थी, वो बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन हो गई थी। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लैंड सीलिंग करके सरकार ने बहुत सारी जमीन सरकारी कर ली, यानी कि वापस ले ली। और उससे क्या हुआ कि बाय द टाइम उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ को प्रिवेंट किया, और उसके लिए कौन सा एक्ट आया था? लैंड सीलिंग एक्ट। और आप सभी जानते होंगे कि इसीलिए जो 9th शेड्यूल में चीजें डाली जाती है, वो इसी को प्रिवेंट करने के लिए करी गई थी। एक और आता है नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक। 1969 में जो आप सभी जानते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसमें भी क्या इन्फोर्स कराया गया? टू एंश्योर द एक्सेस क्रेडिट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का आप टर्म, आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन को बहुत अच्छे से समझते होंगे। उसका जो पहला स्टेप था नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स 1969 में, वो भी इस तरीके से किया गया। और एक और एक्ट था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955, ये याद रखना। ये क्या करता है? किसी भी प्रकार की कालाबाजारी को रोकने के लिए जो रखा गया कि आप कहीं पे भी होर्डिंग नहीं कर सकते, ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकते, उस सब चीजों से क्या इन्फोर्स कराया जा रहा है? आर्टिकल 39 बी और 39 सी को इन्फोर्स कराया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं 39 कैपिटल ए। देखो, जो इक्वल और जस्टिस फ्री लीगल एड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, उसको हमने कैसे इन्फोर्स कराया है बाय द टाइम? फॉर एग्जाम्पल, 1987 में नालसा जजमेंट, मैंने तो बताया था ना कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया था, उससे हमने प्रोवाइड कराया कि एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो नालसा आएगा, वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराएगी किसी गरीब को। लेकिन याद रखना, सिर्फ क्रिमिनल केसेस में ये अप्लाई होगा, सिविल केसेस में ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने इस्टेब्लिश किया लोक अदालत। आज की डेट में आप इस नाम से बहुत ही परिचित होंगे। स्पीडी और एफोर्डेबल जस्टिस, और या ये कह सकते हैं कि कम पैसे में अच्छा मतलब न्याय पाने के लिए जो एक स्कीम बनाई गई, एक मैकेनिज्म बनाया गया, उसे ही लोक अदालत कहा गया है। तो लोक अदालत एक तरीके से बर्डन, जुडिशरी के बर्डन को भी कम करने के लिए बनाया गया है। और ये सारी चीजें इसी इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की जो ये इस परिकल्पना को जहाँ पे एनफोर्स कराया गया, वो यही सारे एक्ट्स थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये समझ रहे होंगे कि बाय द टाइम सुप्रीम कोर्ट, बाय द टाइम हमारी संसद ने कैसे कैसे इन डीपीएसपीस को एनफोर्स कराया है। यानी कि ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, लेकिन बाय द टाइम हमने इसे एनफोर्स कराया है बाय द डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स। ठीक है,
अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 41 की, राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट। इसको हमने कहाँ पे एनफोर्स करा है? जैसे मैंने बताया था अभी एग्जांपल हमने देखा था, राइट टू वर्क यानी कि मनरेगा जिसकी बात की जाती है, जो 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट रूरल हाउस होल्ड को प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना? ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जहां पे हम आर्टिकल 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू वर्क को हम प्रमोट करते हैं। फिर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जहां पे हम पब्लिक असिस्टेंस दे रहे हैं, किसे? ओल्ड एज पीपल्स को, है ना, विडो को दे रहे हैं हम, डिसेबल्ड पर्सन्स को दे रहे हैं, यानी दिव्यांग जनों को हम दे रहे हैं। एजुकेशन के लिए हमने देखा ही है कि राइट टू एजुकेशन आया था, आर्टिकल नंबर 21 कैपिटल ए जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से। वो सारी चीजें भी हम इस तरह से इसे इन्फोर्स कर रहे हैं। आर्टिकल 42 में जो दिया गया है कि जस्ट और ह्यूमेन कंडीशन हम प्रोवाइड कराएंगे और वर्क के लिए, काम के लिए, और मैटरनिटी रिलीफ देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 आया था, जो कि 2017 में इसे अमेंड किया गया था। इसमें क्या था कि इंश्योर किया गया है कि आप मैटरनिटी रिलीफ देंगे, यानी कि पेड रिलीफ, जब बच्चा होगा, बच्चा मतलब जब माँ गर्भ गर्भ से रहती है उस टाइम पे उसे पेड लीव मिलेगी, साथ में क्रच फैसिलिटी भी मिलेगी, जहां पे वो अपने बच्चे के साथ जब उसका बच्चा हो जाएगा उस टाइम पे उसको देखभाल करने के लिए क्रच फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ये सारी चीजें कहां से प्रोवाइड कराई गई है? ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, जो कि बाद में अमेंड हुआ था अभी रिसेंटली 2017 में, उससे एनफोर्स कराई जा रही है। तो ये किस चीज को प्रमोट कर रहा है? आर्टिकल नंबर 42, जहां पे ये साफ साफ लिखा है जस्ट और ह्यूमेन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ को ये फोर्स कर रहा है। दूसरा आता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में, और कोड ऑन वेजेस एक्ट। अब तो ये सारी चीजों को कोड में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ये याद रख सकते हैं कि कैसे हम इन सब चीजों को भी हम एक कोड में कर करके कैसे हम इन लॉस को, वेजेस को, बोनस को, इक्वल पे को, सब चीजों को हम एनफोर्स कर रहे हैं। ठीक है? बात करते हैं आर्टिकल नंबर 43 की। 43 में क्या लिखा गया है कि लिविंग वेज जो है और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 आया था, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ऑफ 1965 आया था, और अभी एक रिसेंटली जो हमारी भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसमें पेंशन दी जाती है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, मतलब जो सेक्टर्स के वर्कर्स होते हैं उनके लिए। तो वो ये सारी चीजों को ही इंप्लीमेंट करा रहा है, जो आर्टिकल नंबर 43 में दिया है, जो कहता है कि लिविंग वेज और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन करेगी गवर्नमेंट वाइल मेकिंग इन द लॉज। ठीक है? अब बात करते हैं कैपिटल ए 43 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब सॉरी, माफ कीजिएगा, आर्टिकल नंबर 43 कैपिटल ए में जो लिखा गया है कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई सेक्टर है, फॉर एग्जांपल कोल इंडिया लिमिटेड, ये पीएसयू है, इसको एनकरेज किया गया जहां पे वर्कर्स कमेटी और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड है, अब अगर वहां पे कोई भी फैसले लिए जाएंगे तो वहां पे उनको, जो वर्कर्स है उनका ग्रुप भी मैनेजमेंट का हिस्सा होगा वाइल मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन। वाई? बिकॉज आप वर्कर्स के लिए काम कर रहे हैं और आपको आर्टिकल नंबर 43 कैपिटल ए को भी इन्फोर्स करना है। तो आप वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में करेंगे ही, क्योंकि उन्हीं के बारे में डिसीजंस लेना है, और अगर उनके ओपिनियंस को आपने नहीं लिया तो फिर किस बात का आप वेलफेयर स्टेट कहलाएंगे। इसलिए इस आर्टिकल को भी प्रिवेल करने के लिए ये सारी चीजें करी गई हैं। ठीक है? बात करते हैं आर्टिकल नंबर 45। जैसे मैंने पहले बताया कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसमें 0 to 6 एज कर दिया गया यहाँ पे कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या था, इसमें 14 ईयर ऑफ एज लिखा गया था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? आर्टिकल नंबर 21 ए राइट टू एजुकेशन में। तो अब हमने क्या किया कि इस आर्टिकल को डिलीट करने की जगह हमने 0 to 6 ईयर ऑफ एज यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एज वाली मतलब एज को हमने इसमें यहाँ पे डाल दिया गया। और इससे रिलेटेड हमने कौन कौन से एनफोर्स कराए हैं, कैसे कैसे हमें हमने इसको एनफोर्स कराया है बाय द टाइम। तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हमारा, आप सब जानते होंगे इस स्कीम को, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस या स्कीम जो कहते हैं, ये प्रोवाइड गए, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, प्री स्कूल एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये किसके अंतर्गत आती है? तो महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और इसी के तहत हमने आंगनबाड़ी सेंटर्स भी खोले, जो कि ग्रास रूट में चाइल्ड केयर और मैटरनल मैटरनल हेल्थ को प्रमोट करता है। ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 46। देखो, जो मैंने उस टाइम पे अभी बताया था पिछली स्लाइड्स में कि हम एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को याद ध्यान में रखेंगे, किसके किसके? एस सी एस टी और अदर वीकर सेक्शन। ठीक है ना? याद रहेगा। और इसको हमने कैसे कैसे प्रमोट किया है? रिजर्वेशन पॉलिसीज के थ्रू, जैसे कि एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में आर्टिकल 15 16 याद है। फिर
हम प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम भी देते हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं। आप मेरे को एक काम करो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कौन-कौन सी भारत सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं फॉर द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, कौन-कौन सी चल रही हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है? बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, ये सारी चीजें भी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को एक सोशल और इकोनॉमिक बेस प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो ये याद रखना, आर्टिकल 46 भी बहुत सारे समय-समय पे स्कीम्स और लॉज के थ्रू प्रोवाइड, मतलब उसको एनफोर्स कराया गया है। आर्टिकल नंबर 47 की बात करें तो ये टॉक्स अबाउट द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग एंड द पब्लिक हेल्थ। यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो आप सभी जानते होंगे कि जो इकोनॉमी है हमारा, इकोनॉमी के पार्ट में एक फूड सिक्योरिटी, फूड एक अलग से टॉपिक ही है। उसमें आपने इस टॉपिक को जरूर पढ़ा होगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी के बारे में। तो उसके पीछे एक एक्ट आया था 2013 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो इसी फंडामेंटल हमारी डीपीएसपी आर्टिकल 47 को इन्फोर्स करता है, और एक मिड डे मील स्कीम है ना, और आयुष्मान भारत, नेशनल हेल्थ मिशन, ये सारी चीजें जो हैं, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर्टिकल 47 को एनफोर्स कर रही है। आर्टिकल 48 कैपिटल ए की बात करें तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है, इसमें कहता है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। सो ऑफ कोर्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एनवायरमेंट का पार्ट है, आप सब जरूर ये सारी चीजें पढ़े होंगे। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट ऑफ 1971 74 बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2006 और 1980 भी आया था, है ना? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय द टाइम इसको आपको देखना होगा। फिर अब हमें ये समझना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंपॉर्टेंस दी है, और वो कौन कौन सी चीजें हैं उसको हम ध्यान से समझेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी केस की मैं बात करूंगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट केस, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं, वो होता है केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 की बात है। इसमें इशू ये था कि वेदर पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स और नॉट। तो इसमें डीपीएसपी रेलेवेंस ये है कि कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि इंपॉर्टेंस तो है भाई डीपीएसपी की, एंड इसने ये भी कहा कि इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, मतलब कि जब भी आप मतलब कोई भी लॉ बनाएंगे, डीपीएसपी को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। भले ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है कि आप इसे एनफोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आपको इसको ध्यान में रखना होगा। हाँ, डीपीएसपी कैन नॉट ओवरराइड द फंडामेंटल राइट्स, बट बोथ मस्ट बी हार्मोनियस कंस्ट्रक्टर। मतलब कि उसने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको दोनों के बीच में एक समता, एक बैलेंस बना करके काम करना होगा, जहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी और हमारा जो फंडामेंटल राइट है, इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा बैलेंस बन करके हम दोनों प्रिवेल कर रहे हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं इसमें कि डॉक्ट्राइन इवॉल्व कहाँ हुई, जो हम सब जानते हैं कि इस जो हमारा जो डीपीएसपी है, मतलब जो केशवानंद भारती केस है, इसमें एक डॉक्ट्राइन निकल करके आई थी, उसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना? तो उसी में ये भी कहा गया था कि बोथ द फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपी आर द बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब ये बात नहीं भूलोगे ना आप लोग कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन याद रखना उतना ही पार्ट है जहां पे वो उसको अमेंड किया, मतलब अमेंड ना किया जाए, मतलब कि कुछ पार्ट्स हैं जो अमेंड कर भी सकते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं मिनर्वा मिल्स जो केस हुआ था, ये भी बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया था 1980 में। इसमें भी ये मतलब जो क्वेश्चन था, ये इशू ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देनी थी किसको, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1976, इंदिरा गांधी जी ने लाया था, उसके बारे में। तो इसमें जजमेंट आया जो सुप्रीम कोर्ट का, उसने इसको स्ट्रक डाउन करते हुए कहा कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड टू अचीव द डीपीएसपी, यानी कि आप डीपीएसपी को अचीव करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को नहीं इग्नोर कर सकते, उसे नहीं खत्म कर सकते। और इसका रेलेवेंस ये है कि ये फिर से इसने कहा कि एक बैलेंस बनाना चाहिए पार्ट 3 और पार्ट 4 के बीच में, और यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी के लिए अच्छा होगा। ठीक है? फिर आता है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 1993 का केस है। इसमें ये था कि इसमें इशू ये था कि वेदर द राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट और नॉट। तो जजमेंट ये आया सुप्रीम कोर्ट का कि राइट टू एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 इयर्स इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, thereby गिविंग द इफेक्ट टू द आर्टिकल 45, यानी कि जो आर्टिकल 45 में यानी कि 0 to 6 है, वो डीपीएसपी वाला पार्ट आ जाएगा, जो वही उसमें लिखा गया था। ठीक है ना? और ये किस में से आया था, तो मैंने बताया कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, उसकी बात कर रहा है, 2002। फिर आता है एक ओल्गा टेलिस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, मतलब जो केस था 1985 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट जो केस था उनमें से आता है। इसमें ये इशू था कि वेदर द पेवमेंट dwellers कुड बी इवेक्टेड और विदाउट नोटिस और नॉट।
तो इसमें ये कहा गया था कि राइट टू लाइफ, देखो क्या था कि वो जो रेडी पटरी वाले थे ना, उनकी बात करा जा रहा था उसमें। तो राइट टू लाइवलीहुड इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, यानी कि जो राइट टू लाइवलीहुड है वो किसका पार्ट आ जाएगा, आर्टिकल 21 का। और इसको लिंक किससे किया गया, आर्टिकल 39 कैपिटल ए, जो कि लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। यहां भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई, यानी कि आर्टिकल 39 ए और आर्टिकल 21 दोनों के बीच का बैलेंस, यानी कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच का भी एक बैलेंस फिर से बनाने की कोशिश यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कर दी है। फिर एक लैंडमार्क जजमेंट आता है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1987, जिसमें कहा गया कि गंगा पॉल्यूशन और ये गैस लीक के बारे में आया था। बेसिकली इसमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और पॉल्यूशन की जो मतलब इसको लेकर के एक पूरा डिस्प्यूट चला था, उसके बीच ये जजमेंट आया था कि आर्टिकल 48 कैपिटल ए, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट की बात करता है, और फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारा है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी है कैपिटल 51 कैपिटल ए और सब क्लॉज जी है, उसमें कहता है कि इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अर्थ टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। उन दोनों के बीच में भी एक बैलेंस, हार्मोनियस बैलेंस बनाया गया, और इसका इंपैक्ट ये था कि राइट टू क्लीन एनवायरमेंट एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, यानी कि देखो डीपीएसपी का पार्ट था, लेकिन हमने इसको बाय द टाइम इसको किस में एनफोर्स कराया, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, यानी कि एज अ ह्यूमन बीइंग अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के तहत हमें राइट टू क्लीन एनवायरमेंट का भी हक मिलता है। ठीक है। अब एक और लैंडमार्क जजमेंट ये था कि स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंबकम दुराई राजन 1951, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर्स में कवर भी किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस चला था। इसमें बात की गई थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है, ये फंडामेंटल राइट को ओवरराइड नहीं कर सकते, जो कि मैंने अभी पहले ही बताया। तो इसमें भी रिजर्वेशन को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हुआ था, उससे 51 आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया था। तो उसको लेकर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, इसने अपना जजमेंट दिया कि डीपीएसपी को आप ओवरराइड नहीं कर सकते, मतलब कैन नॉट ओवरराइड द फंडामेंटल राइट, यानी कि आप फंडामेंटल राइट को ही तरजीह देंगे। ठीक है। अब आपको मैं जाते जाते एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि which one of the following were added in the constitution through the 42nd constitutional amendment act of 1976 as a part of the directive principle of the state policy। आपको बताना है आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, या आर्टिकल 48A, या आर्टिकल 45। कौन सा होगा, आपके ऑप्शन हैं ये, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, टेक केयर, बाय।